ये फरवरी का करंट अफेयर है, जनवरी बोल दिए हैं। जो नहीं देखे हैं जाकर के देख लीजिएगा, कल जनवरी से सवाल आप लोग से पूछेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों से, ठीक है। चलिए, क्या बोले? दिए हुए हैं टेस्ट का, अच्छे है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए चलिए, फरवरी का करंट अफेयर साहब देख लेते हैं हम लोग। इसका पहला पेज कि नवंबर 2023 में राजस्थान के 200 विधानसभा सीटों में से 199 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी 115 सीट जीत करके सरकार बनाई है तथा बीजेपी की ओर से नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बने। याद रखिएगा साहब। चलिए देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि नवंबर 2023 में अभी राजस्थान में विधानसभा का चुनाव हुआ था, ठीक है। तो राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या 200 है, ठीक है। और इस पर 199 सीट पर ही चुनाव हुआ, एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ, क्योंकि जिस सीट, एक सीट जो था ना बचा हुआ, वहाँ का जो प्रत्याशी था वो मर गया, समझा कि नहीं है, वो मर गया। तो वो मर गया तो वहाँ पर चुनाव नहीं हुआ, 199 सीट पर ही चुनाव हो पाया। तो आपको सवाल पूछ सकता है कि राजस्थान में कितने विधानसभा सीट है, तो क्या बोलेंगे? 200। और चुनाव कितना पे हुआ है? 199 पे, ठीक है। और इसमें बीजेपी क्या हुई, 199 में से 115 सीट जीत गई। 115 सीट जीत करके वो राजस्थान में सरकार बनाई, और वहाँ का जो मुख्यमंत्री बने हैं वो भजन लाल शर्मा बने। कौन बने हैं? भजन लाल शर्मा बने, ठीक है। इससे पहले जो थे वो अशोक गहलोत थे। कौन थे? अशोक गहलोत थे। तो अशोक गहलोत ये जो थे ना, ये कांग्रेस पार्टी के, किस पार्टी से हैं? कांग्रेस पार्टी के। जबकि भजन लाल जो हैं वो कहाँ के? बीजेपी पार्टी के। याद रखिएगा, ठीक है साहब। तो राजस्थान में किसकी सरकार बन गई? बीजेपी की बन गई। हाँ, नहीं है? एक मिनट, सब लोग चेक कर लीजिए। तो पहला पेज किनके पास में नहीं है? देखिए तो ये लिखा हुआ। हाँ है, अच्छा, और बताइए किन में नहीं है? हाँ, आप में है? नहीं, और नहीं है? बाकी पेज मिलाइए, बाकी पेज मिलाइए। एक मिनट रुकिए, गड़बड़ा देते, रुकिए अभी। जिसमें है वो लाइए हमको, थोड़ा सा रुकिए, पहले मिलाना पड़ेगा पेज। रुक जाइए, गड़बड़ा देते आप लोग, रुकिए। नवंबर, अच्छा, इसके बाद, अच्छा, एक पेज आपका गायब है। किनका किनका गायब है बताइए तो? एक पेज आपका गायब है, 1 2 3, और आप लोग का भी 1 2 3। लड़का में किसका गायब है? 4, और बाकी सब लड़का को मिल गया है, बाकी गायब नहीं रहा। चलिए, नवंबर रुकिए रुकिए, गड़बड़ा देते आप लोग, हल्ला कायल करते। लाइए, वो लाइए, आप अपना लीजिए, ठीक है, लाइए लाइए। क्या हुआ? हाँ, लीजिए तो, आपको मिल गया पीछू। अच्छा, ठीक दे देते, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना हमारी भाषा में बोले, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आप तो पीछू भी बोलते हैं, हम तो पिछवत्ती बोलते हैं। चलिए, लीजिए। और भी कोई है पीछे? हाँ, सब लिख लेंगे, हमको याद रहता है ना। चलिए, हो गया क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। इस सेट गिनिए तो क्या हो गया टोटल। चलिए, तो ये समझ में आ गई बातें
कि अभी जो मुख्यमंत्री अब बन चुके हैं राजस्थान के कौन, भजन लाल शर्मा, जो किस पार्टी के हैं, बीजेपी पार्टी के। बीजेपी कुल कितना सीट जीती है, 115 सीट जीती है। इस बात को याद देखिए, राजस्थान जो है ना बड़ा होशियार है वहाँ की जनता। आपको बार बार बोलते हैं वहाँ से कम 40 साल से 45 साल से ये हो रहा है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, पहला नंबर किसी क्षेत्रीय पार्टी को वोटे नहीं देता है। एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। इससे क्या होता है, जैसे कांग्रेस इस लेवल तक काम कर दिया, उसको लगता है कि अगला बार फिर हमारा जिताएगा, और वहाँ की जनता क्या करती है, लात मार देता बड़ी जोर से, हटा दिया। अब आ गया बीजेपी, उसको लगता है कांग्रेस यहाँ तक इस लेवल तक काम किया है और हम कम से कम इतना नहीं करेंगे तो हमको थोड़े अगला बार जिताएगा, तो बीजेपी कर देती है इतना तक। अगला बार जनता क्या करती है, इसको भी लात मार देती है। तो कांग्रेस को ये लगता है कि बीजेपी यहाँ तक की है, हम इस बार यहाँ तक नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों पार्टी में हमेशा कंपटीशन, और वहाँ की जनता होशियार है, दोनों से कम करवा लेती है, समझ कि नहीं है। तो एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ऐसा चल रहा है ट्रेंड। तो पहले था कांग्रेस का अशोक गहलोत, अब जो बन चुका है, कौन बन चुका है, भजन लाल शर्मा, ठीक है। अच्छा, होना था 200 सीट पर चुनाव, लेकिन गंगानगर जो है ना, यहाँ का एक प्रत्याशी जो है ना क्षुद्रग्रह पे पहुँच गया, जिसके कारण वहाँ चुनाव नहीं हुआ, मोड़ गया, समझ कि नहीं है। इसी लेकर के वहाँ पे चुनाव नहीं हुआ। 199 सीट पर चुनाव हुआ, 115 सीट जो है सो जीत लिया कौन, बीजेपी, और वहाँ पर भजन लाल जो है सो अपना भजन गा रहे हैं राजस्थान में, समझ कि नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, और जानते हैं अभी भजन लाल जब आया है तो राजस्थान में बोला कि कोई भी वीआईपी गाड़ी हो, ट्रैफिक अगर रुका हुआ है तो उसको वहाँ ठहरना पड़ेगा, और मुख्यमंत्री खुद वहाँ रुका। समझ में आई बात है। जैसे कि आप ये देखते हैं मुख्यमंत्री रहता, सबको एकदम कहता साइड हो, एकदम साइड हो जाइए, ट्रैफिक खाली कर दीजिए, कहीं कोई जाम उम नहीं रहना चाहिए। लेकिन वो बोला नहीं, कोई भी वीआईपी या आईपीएस कोई भी हो, किसी का भी गाड़ी गुजरेगा, अगर ट्रैफिक है, आम जनता अगर रुका हो तो आपको भी रुकना पड़ेगा। तो समय कि नहीं है। चलिए साहब, छत्तीसगढ़ के 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव नवंबर 2023 में हुआ। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हुआ। आप देखे थे कि 5 राज्य में हुआ था लगातार चुनाव। 2023 में संपन्न हुआ, जिसमें बीजेपी 54 सीट जीत करके सरकार बनाई है, तथा बीजेपी के विष्णुदेव सहाय जो आदिवासी नेता है, ये आदिवासी नेता है, मुख्यमंत्री बने हैं, जबकि रमन सिंह ये विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। पहले बीजेपी के तरफ से रमन सिंह बना करते थे मुख्यमंत्री, लेकिन इस बार रमन सिंह को हटा करके विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया है, और विष्णुदेव सहाय को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन बने हैं, विष्णुदेव सहाय। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यही है साहब विष्णुदेव सहाय। और इससे पहले जो थे ना, वो थे भूपेश बघेल, और ये भी किस पार्टी से थे, कांग्रेस से थे। ये कांग्रेस से थे, हाँ, भूपेश बघेल, ठीक है, ये कांग्रेस के थे, और इन्हें हरा करके अभी जो है सो बीजेपी जीत गई है, और मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय को बनाया है। ठीक है, याद रखिएगा, याद रखना है साहब। सीट कितना है, 90 गो। जीता कितना, 54। राजस्थान में सीट कितना, बीजेपी जीता कितना, और कौन मुख्यमंत्री बना, और किस विधानसभा में चुनाव नहीं हुआ था, गंगानगर में। क्यों नहीं हुआ था, चलिए ठीक है। चलिए अगला, तेलंगाना। तेलंगाना के 119 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुआ, नवंबर 2023 में ये संपन्न हुआ, जिसमें कांग्रेस 64 सीट जीत करके सरकार बनाई है, तथा कांग्रेस के रेवंत रेड्डी नए क्या बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। यही है साहब रेवंत रेड्डी। ठीक है, यहाँ पर 119 विधानसभा सीट था, जिस पर 64 सीट पर ये जीत गया। तो आप देखिए, राजस्थान में बीजेपी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी, और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी, और इसके जो मुख्यमंत्री बने हैं, कौन बने हैं, रेवंत रेड्डी बने हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिजोरम के 40 सीटों पर चुनाव नवंबर 2023 में संपन्न हुआ, जिसमें जोरम पीपुल्स मूवमेंट, ZPM, जोरम पीपुल्स मूवमेंट ने, ये पार्टी का नाम है, ने 27 सीट को जीत करके सरकार बनाई है। 40 को सीटें हैं, 27 को सीट जीत लिया है। और यहाँ के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, लाल दुहोमा बने हैं। कौन बने हैं, लाल दुहोमा। क्या बोलेंगे, हाँ। और किसको हरा करके बने हैं, जोरम थंगा को। जोरम, जबकि पूर्व में CM का जोरम थंगा, क्या नाम था,
हरा है जोरमथंगा को। पहले जोरमथंगा थे वहाँ के मुख्यमंत्री, अब जो मुख्यमंत्री बन चुके हैं वो कौन बन चुके हैं? लाल दुहोमा। किस पार्टी से हैं? ZPM, जोरम पीपुल्स मूवमेंट। ठीक है। विधानसभा सीट कितना है यहाँ पे? 40। विधानसभा सीट 40 और जीता कितना? 27। क्लियर है ना? अभी सब चुनाव ला पढ़ा के लास्ट में पूछेंगे आपसे। चलिए नेक्स्ट। एक और पॉइंट था, क्या था वो? अच्छा देश में, अच्छा देखिए सही बात बोली कि देश में बीजेपी 12 राज्य में पूर्णतः सत्ता में है तथा कांग्रेस 3 राज्यों में पूर्णतः सत्ता में है। इसका मतलब समझ में आया कि 12 राज्य ऐसा है जहां बीजेपी एकदम खुद अपने बल पे, किसी सहयोगी पार्टी के बल पे नहीं, अपने आप में जो है सो सरकार बनाई हुई है। अगर सहयोगी दल को जोड़ लीजिएगा, जैसे नीतीश कुमार है बिहार में, इस सबको जोड़िएगा तो और बढ़ जाएगा। और कांग्रेस मात्र 3 राज्य में जो है सो अपने दम पे सरकार में है। यही बात लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जम्मू कश्मीर के भारत विलय जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के बावजूद भी 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी को अस्थायी प्रावधान के रूप में अनुच्छेद 370 लागू किया गया तथा 14 मई 1955 ईस्वी को धारा 35A लागू किया गया। 55 नहीं लिखिए, इसको 54 करिए। 1954, हाँ 14 मई 1954 को धारा 35A लागू किया गया। ठीक है, पहले इसको पढ़ देते हैं फिर आपको समझाएंगे कि कौन कौन बात था। ये लागू किया गया था जिससे केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 5 अगस्त, याद रखिएगा साहब, काफ़ी VVI है ये डेट, 5 अगस्त 2019 को 370 एवं 35A को समाप्त कर दिया। इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में 23 याचिका दायर किया गया था, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 370 समाप्ति को सही ठहराया तथा 30 सितंबर 2024 तक वहां चुनाव 30 सितंबर 2024 तक वहां चुनाव कराने का निर्देश दिया तथा यह फैसला 11 दिसंबर को दिया गया। अब समझिएगा क्या बात था। एक्चुअली था क्या कि जम्मू कश्मीर को भारत में विलय पत्र के द्वारा शामिल किया गया था 1948 में। विलय पत्र क्योंकि वहाँ का राजा उस समय हरि सिंह थे। तो हरि सिंह जिस समय देश का बंटवारा हो रहा था तो सभी राजा महाराजा को बोला गया, अगर आप पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान में चले जाइए और आप भारत के साथ मिलना चाहते हैं तो भारत के साथ चले आइए। जिस राजा को अपने साम्राज्य को जिधर ले जाना था वो लेकर के गया, लेकिन कुछ साम्राज्य ऐसा था जो न भारत में मिलना चाहता था ना पाकिस्तान में मिलना चाहता था। वो चाहता था कि हम अपना खुद अलग से देश बनाएं। उसी में जम्मू कश्मीर का राजा था हरि सिंह, जो ना भारत में मिला ना पाकिस्तान में मिला और ये अपना देश खुद बना लिया, जम्मू कश्मीर अपना साम्राज्य। ठीक है, लेकिन यहाँ की जनता जो थी मुस्लिम समुदाय से थी, अधिकांश जनता, ठीक है, मुस्लिम। और यहाँ पर राजा जो था हरि सिंह, तो पाकिस्तान क्या करता था, बार बार यहाँ की जनता को भड़काता था। ठीक है, धार्मिक रूप को लेकर के कि आप यहाँ पर हिंदू राजा है और आप यहाँ पर मुस्लिम जनता हैं, बताइए हिंदू आप पर शासन कर रहा है। और इस तरह से बरगला करके यहाँ पर देश मतलब हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह शुरू किया जाता था। और फिर जब हरि सिंह अपने जनता को जो विद्रोह कर रहा था उसको दबाने के प्रयास करता था तो पाकिस्तान इसके सपोर्ट में आकर के खड़ा हो जाता था। तो फिर पाकिस्तान क्या कर दिया कि मुस्लिम समुदाय को बचाने के उद्देश्य उसका नहीं था, सीधा था कि जम्मू कश्मीर को लेना, उसको मिलाना था। इस उद्देश्य से क्या कर दिया, जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। जब जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया
तब जा कर के राजा हरि सिंह जवाहरलाल नेहरू और पटेल जी के पास आए कि हमें सेना दीजिए और सेना का खर्च हम देंगे, हमें बचाइए। तो सरदार पटेल जी बोले कि जो हम ऐसे मदद नहीं कर सकते हैं, आप क्या करिए कि आप भारत में विलय कर लीजिए जम्मू कश्मीर को, तब हम आपको मदद करेंगे, अन्यथा मदद नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि वो आपका अपना साम्राज्य, हम कैसे मदद कर सकते हैं। हरि सिंह बोला नहीं, ये बात तो नहीं होगा कि हम अपना साम्राज्य को मिला लेंगे भारत में, हम तो अपना अलग बनाएगा, हमें मदद करिए। पटेल जी बोला ना, ये सब बात नहीं होगा, मदद क्या करेंगे तुमको, समझ कि नहीं है। ये बेचारे लौट करके हरि सिंह चले गए श्रीनगर। लेकिन तब तक पाकिस्तान जो है, जो पीओके वाला क्षेत्र देख रहे हैं, वो सारे तब तक कब्जा लिया था, वो श्रीनगर पहुंचने वाला था। लेकिन जब हरि सिंह वहाँ गया, पता चल गया कि बहुत कम दूर ही बचा है श्रीनगर पहुंचने के लिए, तब जाकर के पटेल जी को बोला ठीक है, जो बोलिएगा वो शर्त हमें मंजूर है, लेकिन जम्मू कश्मीर को आप बचा लीजिए। तब तक पाकिस्तान जो है सो ना, जो पीओके का क्षेत्र आप देखते हैं इधर वाला, इंडिया का इधर वाला क्षेत्र, यहाँ तक वो कब्जा कर चुका था। ठीक है, जब हमारी सेना गई, अच्छा, सेना जाने से पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिया गया कि आप पहले हस्ताक्षर कर लीजिए। तो कई बार पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर को भारत में किस प्रक्रिया के द्वारा मिलाया गया, तो याद रखिएगा, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके। ठीक है, 1948 में जब इसे मिलाया गया, लेकिन तब तक आधा को जो है सो इधर वाला कश्मीर का हिस्सा वो कब्जा कर लिया था। फिर हमारी सेना जब उसको बचाने गई, तो पाकिस्तान क्या हो गया कि डर से ना, जब हारने लगा तो डर से चला गया यूएनओ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बोला कि जो भी सेना जहाँ है आप वहीं पर रुक जाइए, जब तक फैसला नहीं आता है तब तक। वो फैसला अभी तक हो ही रहा है उसका, और वहीं पर जो जहाँ पे रुक गए वही बन गया पीओके। क्या बन गया वो? पीओके बन गया। समझ में आई स्टोरी की नहीं आई? वही क्या बन गया? पीओके। ठीक है, अब देखिए, जब वो जम्मू कश्मीर भारत में मिल गया, तो ये जो मुस्लिम समुदाय था जो विद्रोह कर रहा था हरि सिंह के खिलाफ, ये बोला कि हम भारत में तभी मिलेंगे, क्योंकि मान लीजिए जनता जो बोलेगी उस आधार से चलना पड़ेगा ना। तो यहाँ की जनता बोली कि हम भारत में तो मिलेंगे, लेकिन हमें स्पेशल स्टेटस मिलेगा तब, मतलब हमें कुछ स्पेशल कानून हमारे लिए स्पेशल बनाया जाए। ठीक है, तो इसके लिए अस्थायी रूप से 370 धारा लगाया गया और 35 का ए लगाया गया, 35 का ए लगाया गया, धारा 370, आर्टिकल 370। अब देखिए, आर्टिकल 370 के तहत क्या होता था कि जम्मू कश्मीर में भारत का कोई भी व्यक्ति वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकता था, और ना ही कोई व्यक्ति वहाँ जाकर के बस सकता था। समझ में आई बात है? इस तरह का प्रावधान था। सीधा बात है कि जम्मू कश्मीर में ना आप ज़मीन खरीद सकते हैं, जम्मू कश्मीर में ना ही आप क्या कहते हैं, बच सकते हैं। सीधी बात ये था। दूसरी समस्या क्या था? दूसरी समस्या ये था कि मान लीजिए कि भारत में मिल गया ये, ठीक है, और 335 से लागू किया गया, ये नागरिकता से संबंधित था। 335 का है, 370 का सीधा बात था। 370 धारा के तहत कि वहाँ पर आप ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, वहाँ पर आप भारत के किसी भी क्षेत्र का लोग वहाँ बस नहीं सकता है, केवल जम्मू कश्मीर का लोग ही वहाँ रह सकता है। इसके अलावा क्या प्रावधान था? प्रावधान ये था कि जम्मू कश्मीर में जो है सो उसका अलग झंडा होगा, वो भारत का झंडा उसका नहीं होगा, उसका अलग झंडा होगा। भारत का हर कानून जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा। नागरिकता संबंधित, नागरिकता आपको पता किसका विषय? केंद्र सरकार का। नागरिकता संविधान के अनुसार किसका विषय है? केंद्र सरकार का। लेकिन जम्मू कश्मीर की नागरिकता से संबंधित फैसला उसका विधानसभा लेगा, भारत सरकार नहीं लेगी। किसको नागरिकता देना है, किसको नागरिकता नहीं देना है, ये बोला कि जो जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा होगी वो फैसला लेगी कि कहाँ के लोगों को नागरिकता देना है, किसको देना है, कब देना है, कैसे देना है। भारत सरकार को कोई मतलब नहीं है। जबकि पूरे भारत में नागरिकता जो दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, या किसी से नागरिकता भी वापस लिया जाता है, छीना जाता है, तो केंद्र सरकार के द्वारा, क्योंकि नागरिकता देना लेना ये केंद्र का विषय होता है। समझ में आई बातें? तो 370 धारा में ये सारे प्रावधान किया हुआ था। समझ में आ रही बात? चलिए, अब बताइए, उसका झंडा अलग, उसकी नागरिकता अलग, बताइए उसका कानून अलग, तो बताइए वो भारत का हिस्सा कैसे बन गया? मतलब भारत का पैसा खाली उठा करके वहाँ खर्चा करिए, है यही ना हुआ? भारत का पैसा उठा करके उसको पूरा एकदम सेवा सत्कार करते रहिए,
और कहेगा ना झंडा आपका लगाएंगे, वो कहेगा ना आपका कानून मानेंगे, ना यहाँ भारत के लोगों को हम नागरिकता देंगे, ना वहाँ पे ज़मीन खरीदने देंगे। तो उस समय हमको मिलाना था, इसी वजह से हम लोग क्या कर दिए, 17 अक्टूबर 1949 को क्या कर दिए, अस्थायी रूप से 370 धारा लगा दिए, क्योंकि 48 में विलय हुआ और ये सब जो है सो आंदोलन कर रहा था, तो हम लोग इसको अस्थायी रूप से, लेकिन इस शब्द को जोड़ दिया गया था। अस्थायी, परमानेंट नहीं है बाबू, कभी भी खत्म हो सकता है, सब ये लॉलीपॉप है, समझ कि नहीं है। और फिर 14 मई 1954 को धारा 35A लागू किया गया। 35A का मतलब समझते हैं, 35A में क्या प्रावधान था, नागरिकता से संबंधित प्रावधान था। कहने का मतलब क्या था नागरिकता से संबंधित, समझिएगा थोड़ा सा। जैसे कि मान लीजिए ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ भारत है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ की कोई लड़की भारत के लड़का के साथ शादी कर लिया, मतलब भारत का मतलब सीधा समझिए कि भारत के किसी और राज्य के साथ अगर विवाह कर लिया, यहाँ की लड़की और यहाँ के लड़का, समझ में कि नहीं है, तो इस लड़की की भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी जम्मू कश्मीर का, और इसको लेना पड़ेगा भारत के जिस राज्य में वो गई है ना, वहाँ की नागरिकता लेना पड़ेगा। इसकी नागरिकता क्या हो गई, समाप्त हो गई। समझ में आया बात। नागरिकता समाप्त होने का मतलब ये हुआ कि अब इस लड़की का वहाँ के ज़मीन जायदाद संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं होगा। समझ में आया। अब ये भी लड़की सोचेगी अपने नाम से जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीद लें, तो ये भी नहीं खरीद पाएगी, ठीक है। लेकिन यही लड़की अगर पाकिस्तान के लड़का के साथ अगर शादी कर लेती है, तो इसको नागरिकता जम्मू कश्मीर का ही रहेगा, मतलब यहाँ पे ज़मीन खरीद सकती है। समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, अब देखिए, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर हम ले लें, तो बताइए कि अगर पाकिस्तान वाला एगो चाल चल जाए कि सब लड़का बियाह कहाँ करो जा करके, जम्मू कश्मीर में, है कि नहीं, और यहाँ के लड़की से शादी कर लो और उसी लड़की के नाम पे क्या करो, वहाँ पे ज़मीन खरीद लो, घर बना लो, वहीं पर सब बापुत बस जाओ। समझ है कि नहीं है। तो धीरे धीरे आपको क्या लगता है, पाकिस्तान नहीं बन जाएगा। तो ये सब हो रहा था। और वो जो पाकिस्तान से लड़का आता था दामाद बन के, यहाँ ये भारत के खिलाफ हमेशा बोलते रहता था और पाकिस्तान के सपोर्ट में जासूसी करते रहता था। बड़ा ख़त्म है सब की, समझ में आया कि नहीं है। तो ये सब करते रहता था। तो इसी लेकर के ना, अच्छा, यहाँ का लड़का अगर मान लीजिए यहाँ के लड़की से शादी कर लिया, ठीक है, लड़का कहाँ का हो, जम्मू कश्मीर का, और लड़की कहाँ का हो, भारत के किसी क्षेत्र का, तो जानते हैं इस लड़की को ना जम्मू कश्मीर की नागरिकता कभी नहीं मिलेगी। लेकिन यही पाकिस्तान की लड़की अगर हो और लड़का जम्मू कश्मीर का हो और यहाँ विवाह कर लिया, तो इस लड़की को यहाँ नागरिकता मिल जाती। समझ में आया कि नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का लोग आ सकता है, चाहे ब्याह करके कहीं ना आवे, लेकिन भारत का लोग नहीं आ सकता। बताइए, भारत का क्षेत्र है, भारत को मैंने क्या कहें, जो थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है। इसीलिए करके केंद्र सरकार क्या किया, ज़बरदस्त एकदम मास्टर स्ट्रोक चला, 370 ख़त्म कर दिया। समझ में आया कि नहीं है। वो गया सुप्रीम कोर्ट, 370 खत्म हो गया। 370 जो ही खत्म हो गया, तो इसका मतलब हुआ कि भारत के किसी भी क्षेत्र का लोग जम्मू कश्मीर में अब ज़मीन ले सकता है, बस सकता है, रह सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समझ कि नहीं है। ब्याह भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नागरिकता मिल जाएगा, अब दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो और 35 ये हट गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब नागरिकता से भी संबंधित कानून बनेगा, वो केंद्र सरकार जो बनाता है वही लागू होगा। अब ना उसका अपना झंडा होगा जम्मू कश्मीर का, ना उसका अलग से संविधान होगा, ना वो ब्याह कर सकता है पाकिस्तानियाँ आकर के, समझ कि नहीं है, ना वो ज़मीन खरीद सकता है। अब जो होगा वो भारत का होगा। समझ कि नहीं है। चलिए, बहुत जो पहले से जो मिल गया बस, और कोई ठिकाना नहीं है केंद्र सरकार का, लागू कर देगा 1947 के बाद जो है सब भाग यहाँ से। चलिए, ठीक है। तो जानते हैं, तो ये ख़त्म कब किया गया, 5 अगस्त 2019 को, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और जब ये ख़त्म कर दिया गया, तो ये सब जितना भी था ना अलगाववादी नेता,
अलगाववादी नेता सीधा समझिए कि अलगाववादी नेता उसको बोलते हैं जो खाता है भारत का और गाता है पाकिस्तान का, समझे कि नहीं? उसको तो लतियाना चाहिए। जानते हैं एक गो जो है ना अलगाववादी नेता, उसका गाड़ी का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, सुरक्षा, हर चीज़ मिलता है नेता की तरह, जबकि कुछ नहीं, मुखियों को नहीं है, फिर भी उसको मिलता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा पाकिस्तान के सपोर्ट में बोलता है। तो हम लोग उसको सेवा सत्कार करके रखते हैं ताकि पाकिस्तान के सपोर्ट में नहीं बोले, हम लोग के सपोर्ट में बोले, केवल हमारा सपोर्ट में बोले। ऐ चलते ओकरा पर अरबों के अरब खर्चा करते थे, समझ, इतना खर्चा होता था उस पर। लेकिन ये मोदी सरकार है, वो किसी को नहीं, सबको बंद कर भीतर, इसको खर्चा सबको बंद कर भीतर। बहुत बढ़िया काम किया ये, तो बहुत बढ़िया किया, सबको बंद करवा दे। देखिए कहाँ गया सब। तो तब ये जम्मू कश्मीर का जो अलगाववादी नेता था, क्योंकि सबको रोटी इसी वजह से मिल रहा था, 370 और 35 के तहत रोटी मिल रहा था, सबको रोजगार चल रहा था इस सब अलगाववादी का, एकदम स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, एकदम जानते हैं हेलीकॉप्टर से चलता था। बताइए, हाँ है वो मुखियों ने, वार्डों ने है वो, बताइए। तो जब ख़त्म हो गया ना, तो ये अलगाववादी नेता जो है ना सब, ये क्या कर गया, सुप्रीम कोर्ट चल गया कि हमारा जो संविधान में, आपके संविधान में लिखल है 370 अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 370 क्यों खत्म किया, संविधान को आप खत्म कर रहे हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जब गया, जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में 23 गो याचिका गया, मतलब 23 गो केस हुआ इस पर, समझ आए कि नहीं है, 23 केस गया सुप्रीम कोर्ट में। और तब सुप्रीम कोर्ट का जो था ना क्या कहते हैं, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, ये बोला कि साहब 370 जो समाप्ति हुआ है एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बोला कैसे? बोला बस यहाँ की लिखल है वो अस्थाई पढ़े, मतलब क्या होता है, मतलब कभी भी खत्म हो सकता है, वही हुआ जो लिखल है कि नहीं। तो संविधान के तहत खत्म हुआ है, सब है कि नहीं है। तो इसीलिए करके कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए। भारत सरकार कानून बनाई है, वो अस्थाई लिखल है, तो जब मन तब खत्म हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब भारत में रहिए, दिक्कत नहीं होगा आपको। और फिर सुप्रीम कोर्ट बोला है केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार को बोला 370 खत्म कर दिए, बहुत बढ़िया, लेकिन आप क्या करिए, 30 सितंबर 2024 तक वहाँ पर विधानसभा चुनाव कराइए जम्मू कश्मीर में, समझ नहीं है वहाँ पर, क्योंकि अभी चुनाव नहीं हो रहा है ना, तो चुनाव पहले करवाइए, क्योंकि अभी तो वो केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसलिए करके गवर्नर का राज है वहाँ पे। तो अब बोल रहा है कि विधानसभा स्थापित करके जम्मू कश्मीर में, और फिर जाकर के वहाँ पे चुनाव करवा लीजिए। तो ये सब जितना भी है ना, महबूबा मुफ्ती, क्या कहते, फारूक अब्दुल्ला, ये सब कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे, कर विरोध, कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव नहीं खड़ा होना, अकेले जीत जाएगा कांग्रेस या बीजेपी, कौन दिक्कत है कि नहीं। वो होबे करेगा, एकदम हो, अगर भूत खड़ा होगा तो ही है, तो होबे करेगा, नहीं होगा कैसे। सोचता है कि कम से कम 2-4 को विधायक रहेगा तब तो कुछ गीत गा पाएंगे, नहीं तो कैसे चलेगा, रोजी रोटी का सवाल है साहब, ठीक है। अच्छा, ये जो फैसला हुआ ना 11 दिसंबर 2023 को आया था, ठीक है, याद रखिएगा। अब समझ में आ गया कि नहीं आया, क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। चलिए साहब, हाल ही में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक 2023 13 दिसंबर 2023 को पारित कर तेलंगाना के मुगुल में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो पूछा जाएगा कि देश का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है, क्या बोलेंगे, तेलंगाना के मुगुल में। नाम क्या है इसका, समक्का सरक्का, ठीक है, याद रखिएगा साहब, ये पहला विश्वविद्यालय है, याद रखिएगा। हाँ, जनजातीय का मतलब जनजाति के लिए स्पेशल विश्वविद्यालय। चलिए अगला, हाल ही में यूनेस्को के द्वारा गुजरात के गरबा नृत्य को भारत का 15वां अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में से शामिल किया गया। तो पूछा जाएगा साहब, गरबा नृत्य कहाँ का है, गुजरात का। और गरबा नृत्य कब जो है सो होता है गुजरात में, बताइए किस अवसर पे, तो दुर्गा पूजा के अवसर पर, दुर्गा पूजा के अवसर पे होता है, इस बात को याद रखिएगा साहब। और क्योंकि इसे सांस्कृतिक विरासत में यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया है, तो थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए, विश्व विरासत सूची, देखिए यूनेस्को जो है ना, यूनेस्को एक संस्था है जो पूरी दुनिया में जो धरोहर है, जिसका ऐतिहासिक मान लीजिए वर्णन है, जो ऐतिहासिक बिल्डिंग है या इमारत है या पर्यटक स्थल है, उसको विकसित करके उसको पर्यटक स्थल के रूप में टेक्नोलॉजी के साथ विकास कर करके बनाने का काम करता है।
उसका सारा खर्च कौन उठाता है? यूनेस्को उठाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो विश्व विरासत सूची में भारत का कुल कितना स्थल है? 42 गो स्थल है, ठीक है। 41वां स्थल हाल ही में जो बना है शांति निकेतन बना है, जो पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिला में, ठीक है। शांति निकेतन को विश्व भारती भी कहा जाता है, विश्व भारती कहा जाता है। और इसकी स्थापना जो किए थे रविंद्रनाथ टैगोर किए थे, याद रखिएगा साहब, रविन्द्रनाथ टैगोर। और आपको पता है कि एशिया का पहले व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्हें नोबेल प्राइज मिला। एशिया का पहला, भारत का ही नहीं, भारत को तो ये है, एशिया के पहले व्यक्ति जिन्हें क्या मिला है? जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला है साहब, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। और इसके अलावा 42वां जो बना है विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ है वो है होयसल मंदिर। कौन सा है? होयसल मंदिर कर्नाटक में, याद रखिएगा, ठीक है साहब। ये सारे करंट से जुड़ा हुआ, याद रखिएगा। चलिए बात आई यूनेस्को की, तो यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूएनओ का पूर्ण रूप होता है, कई बार यूएनओ कहते हैं यूनेस्को का पूर्ण रूप होता है, कई बार पूर्ण रूप ही पूछ दिया जाता है कि बताइए नीति का पूर्ण रूप क्या होता है, NITI का क्या होता है, यूनेस्को का क्या होता है, यूनिसेफ का क्या होता है, ये सब पूछ दिया जाएगा। चलिए मुख्यालय इसका कहाँ है? यूनेस्को का पेरिस। कहाँ है? पेरिस। इसकी स्थापना कब हुआ? 16 नवंबर 1945 को। 16 नवंबर 1945 को। सर्वाधिक मतलब आपको क्या बताए, भारत का 42 स्थल है तो पूरे दुनिया के स्थल को नहीं शामिल करता होगा, तो सबसे अधिक जो स्थल शामिल है वो है इटली का। कितना है? 59। और कुल मिलाकर के इसमें कितना है? 1199। सीधा एक और जोड़ देता, 1200 पूर देता, याद करने में ठीक रहता। चलिए कोई बात नहीं है, क्लियर है साहब। तो बताइए कि पूछा जाएगा, अच्छा ये शब्द पूछा जाएगा कुल विरासत सूची में भारत का कितना है? तो 42। लेकिन पूछा जाएगा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कितना है? तो 15, ठीक है, जिसमें गरबा नृत्य है। और पिछले बार दुर्गा पूजा के पंडाल को शामिल किया गया था, पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा के पंडाल को। इस बात को याद रखिएगा, ये बात भी पहले पढ़ाए हुए थे हम लोग। चलिए 15 दिसंबर 2023 को DRDO ने उच्च शक्ति वाले स्वदेश निर्मित मानव रहित फ्लाइंग विंग जिसका नाम क्या है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल, UAV, ठीक है, का सफल परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिक्स टेस्ट रेंज से किया है। तो याद रखिएगा, पूछा जाएगा हाल ही में किस संस्था के द्वारा UAV का जो है सो लॉन्च किया गया है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? DRDO के द्वारा। और पूछा जाएगा इसका पूर्ण रूप क्या होता है, क्या बोलेंगे? अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ये बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब बात हुआ किसका? DRDO का। तो DRDO का पूर्ण रूप क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुआ है? 1958 में। इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर V कामत, ठीक है। इतना बातें आप लोगों को ध्यान में रखना है, DRDO से जुड़ा हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़े क्या? अगला साहब, स्वदेश निर्मित सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत INS संघायक नौसेना में शामिल किया गया है दिसंबर में। इस बात को याद रखिएगा। पूछा जाएगा कि हाल ही में भारतीय नौसेना में दिसंबर 2023 में कौन से स्वदेश निर्मित युद्धपोत को शामिल किया गया? सर्वेक्षण पोत है, ये सर्वेक्षण पोत। तो क्या बोलेंगे? संघायक। ये सर्वेक्षण पोत है, मतलब जो समुद्र के किनारे है ना, इसका जो रक्षा है वो करेगा। और इसके साथ साथ सर्वेक्षण करने का मतलब ये हुआ इसके मानचित्र को भी तैयार करेगा, ताकि बाद में जाकर के हमें अध्ययन करने में क्या हो? सुविधा हो। चलिए नेक्स्ट, भारत हाल ही में मालदीव को उपहार में दिए गए युद्धपोत INS तारमुगली को वापस लेकर के भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया है। बढ़िया नहीं किया है? ये मालदीव बड़ा होशियार बनता था, बताए, बहुत होशियार बन रहा था। उससे क्या कर लिया? खुद दिए थे उसको गिफ्ट में, समय कि नहीं है, गिफ्ट में दिए थे मालदीव को एगो उपहार में युद्धपोत INS तारमुगली। बोले ले पड़ोसी है अपना, दे दिए उसको गिफ्ट में। और अभी तनी बदमाशी करने लगा है,
तो उससे क्या कर लिए, वो गिफ्ट ना लौटवा लिए, लाख नंबर गिफ्ट। सब है कि नहीं है। इसीलिए करके कोई दोस्त और दिया करे ना गिफ्ट, तो प्रयास करिए ओकरा साथ ना हमेशा दोस्ताना व्यवहार रखिए, और नहीं तो कहीं कोई गिफ्ट उफ्ट दिया है ना, वो मांग लो ला हमर गिफ्ट। सब है कि नहीं है। मांगो लेता है, हाँ तो वही तो बात हम भी बोल रहे हैं, मांग लेगा। चलिए याद रखिएगा, एक बहुत बढ़िया क्या है ये जो है ना मुइज्जू, एक बहुत बढ़िया क्या है। मालदीव के राष्ट्रपति का क्या नाम है, मुइज्जू, ठीक है। हाँ नहीं मुइज्जू, शहाबुद्दीन चुप्पू है वहाँ का, बांग्लादेश का, ठीक है। तो मुइज्जू याद रखिए ना। हाँ चलिए ठीक है। अभी तो एक वीडियो भी बनाया था आप लोग को। तो हाल ही में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मेरा गांव मेरी धरोहर, मेरा गांव मेरी धरोहर, किस मंत्रालय के द्वारा, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, इसको शुरू किया गया है, जिसके तहत भारत के 6.5 लाख गांव का सांस्कृतिक मानचित्रण किया जाएगा, ठीक है। और यह इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स यानी IGNCA के सहयोग से किया जाएगा। मतलब बुझे, भारत का 6.5 यानी 6.5 लाख गांव को ना सांस्कृतिक मानचित्रण किया जाएगा। मतलब उस गांव में कौन सी चीज़ें सांस्कृतिक धरोहर है, तो इसके हिसाब से उस गांव का पूरा मानचित्र बनाया जाएगा, ठीक है। और ये किसके सहयोग से बनाया जा रहा है, तो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, क्लियर है ना। चलिए बहुत बढ़िया। संसद भवन पर हमला, संसद भवन पर हमला 13 दिसंबर, क्या हुआ, रिपीट हो गया कुछ क्या। संसद भवन पर हमला 13 दिसंबर 2001 के, अच्छा हमला तो हुआ था ना, अच्छा पहला जो हमला हुआ था 13 दिसंबर 2001 को, ठीक है। तो संसद भवन पर हमला के 22वीं वर्षी पर, मतलब 2001 में संसद भवन पर हमला हुआ था, और हमला हुआ था तो अभी जो था ना उसका दिसंबर में वो 22वीं वर्षी था, ठीक है। इस दिन अश्मोघ गण लेकर के संसद भवन में छोड़ा गया, जिसमें अमोल सिंधे एवं नीलम शामिल थी। मतलब 22वीं जब ये वर्षी मन रहा था संसद हमला का, तो उसी दिन क्या किया, 2 व्यक्ति और भी इनके साथ था, जिसमें प्रमुख रूप से था अमोल सिंधे और नीलम, ये महिला थी। ये अश्मोघ गण समझते हैं, जो धुआं वाला गन होता है, वो जा करके संसद की कार्रवाई चल रही थी और उसमें जा करके पूरा दंदना दिया। समय कि नहीं है, चर्चा में था ना, हाँ वही तो चर्चा कर रहे हैं हम, समय कि नहीं है। तो पूरा दंदना दिया, समय कि नहीं है। तब जा करके उसको पकड़ कर करके सांसद वगैरह सब मिल करके उसको बाहर ले गया, उसको पुलिस फिर हाँ कुट दिया पकड़ करके। हाँ तो बाद में इसको पूछा गया तो बोला कि देखिए हमारी मांगे जो है ना, जो हमारी मांग है वो पूरा नहीं किया जा रहा था, इसीलिए करके हम इसको सुनाने के लिए भगत सिंह फिर से बन गए हैं हमारी सरकार को सुनाने के। सब है कि नहीं है। हाँ तो इसीलिए करके, तो इसमें शामिल मास्टरमाइंड कौन था, अमोल सिंधे और नीलम, ये महिला हैं, ठीक है, नीलम देवी। संसद में सुरक्षा चूक के कारण विपक्षी ने हंगामा किया। मतलब हंगामा इस बात को लेकर के किया कि इतनी, क्योंकि संसद का सुरक्षा देना ये सरकार का काम है, और इतने चप्पा चप्पा पर सुरक्षा गार्ड होने के बावजूद भी आपके अंदर घुस गया है, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई तो इसमें होगा, कोई ना कोई होगा जो इसको पास, क्योंकि जब तक पास नहीं मिलेगा ना तब तक आप संसद भवन की कार्रवाई में आप प्रवेश नहीं कर सकते। और इसको पास जो दिया था बीजेपी का नेता दिया था, इसको पास जो दिया था अंदर जाने का वो बीजेपी का नेता दिया था, पास दिया, गार्ड अपना जाने दे दिया, चला गया। और जाने दिया तो कम से कम चेक चाक करके जाने देता, एकदम गन लेके चल गया, बताइए चेक नहीं हुआ। मान लीजिए ये अश्मोघ गन था तब ना, और यही जो अगर क्षुद्रग्रह वाला अगर गन होता तो भारत जो है ना स्वच्छ भारत अभियान चल जाता है कि नहीं। हम तो सोच रहे थे भने बहुत बढ़िया होता कि अश्मोघ गन के बदला ना क्षुद्रग्रह वाला गन रहता, एकदम भारत का स्वच्छ नमामि गंगे चल रहा है ना, एकदम पूरा भारत स्वच्छ हो जाता, तो पूरा एकदम स्वच्छ हो जाता। जितना भी चोरबा नेता है ना सब भ्रष्टाचारी सब चल जाता क्षुद्रग्रह पर, आत्मा शांति सबको मिल जाता, कितना बढ़िया होता। कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है,
बना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात के लिए नहीं है हम कौन गलत बोल दिए। चोर लोग कर को सजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए बताइए। जो चोर है, डकैत है, जो पढ़ा लिखा नहीं है और जा कर के संसद पहुंच जाता है, जिसको कानून का ज्ञान नहीं है, तो पुस्तकालय बनाएगा, पुस्तकालय समिति, हाँ संसद में, हाँ बताइए बताइए तो क्या होगा। माने वो तो गड़बड़ा दिया ही, इसको गड़बड़ा दिया ये। चलिए जिसके वजह से अब देखिए तो इसको लेकर के क्योंकि गन लेके चला गया ना, तो विपक्षी वाला जितना भी था, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, जो भी विपक्षी था, वो सारे मिलकर के हंगामा करना शुरू किया संसद में कि सरकार जवाब दे कि कैसे वो प्रवेश किया, उसको कौन दिया पास। सब हल्ला कर रहा था संसद में। अगला दिन जब हल्ला कर रहा था ना, तो लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश बिरला जी, ठीक है, ये क्या कर दिए, विपक्षी नेता जो हल्ला कर रहे थे, लोकसभा के 100 सांसद का ना सदस्यता खत्म कर दिए और राज्यसभा के 46 को विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया। मतलब कुल मिलाकर के भारत के इतिहास में एक दिन में 146 सांसद को निलंबित किया गया उस दिन। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था। बताइए, आपसे पूछा जाएगा कैसे तो सदस्यता खत्म कर देते हैं, मैंने तुम अब सांसद रहबे न करेगा, बुझा जाएगा तोरा। मैंने कुल मिला के कुछ पूछना और नहीं है। अगर मान लीजिए गोली लेके चला गया, बीजेपी का नेता टिकट दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीने पे गोली खा जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। समझे कि नहीं है? आपको वो सरकार राष्ट्रभक्त कहेगी, है कि नहीं? तो आप सवाल पूछ देते हैं। बताइए, सवाल नहीं पूछना है कि कैसे वो प्रवेश कर गया। चलिए बहुत बढ़िया। नहीं, सवाल कैसे पूछ लीजिएगा? हाँ, वो बेचारा मैंने ऐसे गया है क्या? जनता का वोट लेकर के गया है, फ्री में गया कि अब सवाल पूछिएगा? वो सवाल पूछने के लिए बनल है। हाँ, ओकरा मन में अपने 16 सवाल होता है कि अगला बार जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, और आप ही जवाब देते रहेगा। वो तो गजबे हाल है। सवाल पूछिएगा। हाँ हाँ, कुछ भी कर सकते हैं, सत्ता में आ जाइएगा ना, सर्वे सर्वा आप ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजराइल हमास युद्ध विराम के लिए यूएई विराम प्रस्ताव लाया, जिसे 15 सदस्य देशों में से 13 देशों का समर्थन मिला, लेकिन यूएसए वीटो पावर का प्रयोग करके प्रस्ताव को खारिज कर। देख लीजिए इस बेहुदबा को, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं कौन लड़ाई लड़ा। हम एक दिन बोले थे ना, एक दिन हम करेंट अफेयर पढ़ाते पढ़ाते बोले थे सब खेला है किसका, अमेरिका का। तो आपको लगता होगा कि सर ऐसी है बोले। देखिए होता क्या है आपको बताते हैं, समझिए। यूएनओ में जो सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद, इसमें सदस्य की संख्या कितना होता समझिएगा। वो अस्थाई जो सदस्य होता है ये 10 होता है, अस्थाई जो होता है 5 होता है, ठीक है, 5 होता है। अब समझिएगा, जब भी कोई प्रस्ताव पारित करना होता है ना, तो कम से कम ये 10 देश और ये 5 देश, ये 15 देश क्या करें, वोटिंग करें, ठीक है। अगर इसमें एकागो देश विपक्षों में दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस 5 देश में 5 देश जो है ना वोट करना चाहिए समर्थन में। एक को अगर विपक्ष में हो गया, बाकी आप 10, 5, 15 में 14 लेके चलाइएगा ना वोट, और एगो केवल इधर वाला नहीं देगा, वो प्रस्ताव खत्म हो जाएगा। समझ में आया बात? तो अभी क्या हुआ था समझिएगा। इस करंट अफेयर जो अभी पढ़ा रहे हैं, जनवरी में पढ़िएगा। इससे पहले जॉर्डन जो था ना, जॉर्डन देश, इसका जो एक नाम है मसूद, इसका क्या कहते हैं, दूत है, वहाँ का प्रतिनिधि है, जॉर्डन का प्रतिनिधि है, और मोहम्मद मसूद करके हैं। वो पहले प्रस्ताव लाया कि हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उसे तत्काल क्या किया जाए, विराम किया जाए, रोका जाए। इसके लिए एक प्रस्ताव लाया, इससे पहले वो लाया, लेकिन इसको खारिज कर दिया गया, ठीक है। नहीं तो पूछा जाएगा कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को स्थगित करने के लिए यूएनओ के महासभा में बताइए किस देश के द्वारा विराम प्रस्ताव लाया गया। पहला प्रस्ताव, तो पहला प्रस्ताव जॉर्डन के द्वारा लगा गया। जब ये खारिज हो गया, तब यूएई को ये लगा कि क्योंकि उसको ख़त्म किया था अमेरिका,
बिट्टो का प्रयोग करके। तो यूएई को ये लगा कि क्योंकि यूएई जो है ना, यूएई ये अमेरिका का समर्थक है, तो यूएई को ये लगा कि हम अगर प्रस्ताव लाएंगे तो हो सकता है कि अमेरिका समर्थन कर देगा। लेकिन आप जानबे करते हैं, है कि नहीं, कुत्ता का पूंछ कितना सीधा करिएगा, कुत्ता किसी का होता है? नहीं होता है, मालिक को काट लेता है। तो वही बात है, ये अमेरिका वही है। तब यूएई जो था ना, ये प्रस्ताव लाया सुरक्षा परिषद में कि युद्ध विराम किया जाए, जान माल की क्षति हो रही है। 15 देश भाग लिया, 10 5 15 देश में 13 देश समर्थन में था कि हाँ इसको ख़त्म करिए, युद्ध को रुकना चाहिए। ये अमेरिका जो था ना है इस सदस्य में है, अस्थाई में है। ये क्या कर दिया, बिट्टो का प्रयोग कर दिया, मतलब ये बोला कि नहीं ख़त्म नहीं होगा, है कि नहीं, ख़त्म नहीं होगा। जबकि ब्रिटेन इसमें भाग नहीं लिया। भाग नहीं लेना भी ये कहलाता है कि आप विरोध में, है कि नहीं, चुप रहना भी प्यार की निशानी है कि नहीं। तो वही बात है, अगर आप चुप हो गए तो इसका मतलब है आप हाँ कह रहे हैं। अगर आपको कोई पूछेगा खाना खाइएगा, आप कुछ बोलिए नहीं रहे, इसका मतलब खाने का मन है, सब है कि नहीं है, वही बात है। तो किसी को पूछेगा चाय पिएगा, हाँ वही कुटुम्बे की बात बोल रहे हैं। पूछिएगा ना कि चाय पिएगा, तो चाय क्या बनाएगा, छोड़, अरे सीधा बोले नहीं पिएंगे, नहीं क्या बनाइएगा, छोड़, क्या बना, बोल रहे चाय बनाएंगे तो क्या बनाइएगा, आदत होता है उस लोग का, कहेगा कि क्या बनाएगा, छोड़िए दीजिए। अरे सीधा बोलिए कि नहीं पिएंगे, नहीं पीना है हमको, सीधा बोलिए, नहीं क्या बनाइएगा, छोड़ दीजिए। अरे ये बोलो ना पीने का मन है, खाली अपना इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए बोल रहे हैं। ऐसे भी हमारा जैसा लोग रहता हम समझ जाएंगे तुम क्या चाह रहे हो, है कि नहीं। तो वही बात है यहाँ पे कि ब्रिटेन जो है ना इसमें वोट में भाग नहीं लिया। इसका मतलब है कि आप अमेरिका के साथ में है, विरोध में है, ख़त्म नहीं होना चाह रहे हैं कि ख़त्म नहीं हो, क्योंकि ये सभी ना हथियार बेचता है, अमेरिका भी हथियार बेचता है। इसका तो काम है कि दूगों को लड़ा देना। तो चलिए, यूएसए का मानना था कि हमास का एक तरफा समर्थन किया गया था। अब देखिए, अमेरिका को पूछा कि आप काहे न ख़त्म चाहते हैं कि युद्ध हो जाए, बोला कि नहीं हम इसलिए नहीं चाहते हैं, पहला बार तो हमास आक्रमण किया था इजराइल पे, पहला तो मान लीजिए मिसाइल वही दागा था, उस समय तो सब उसका समर्थन कर रहे थे, सब मुस्लिम देश हमास का, कि देखो इजराइल को मारा, धो दिया इजराइल को। और जब इजराइल मार रहा तो कहते ख़त्म हो जाए, इसीलिए ख़त्म नहीं होगा, बढ़िया से मारने दीजिए अभी, समझ के नहीं। तो उस समय का है हमास का मदद, उसी समय बोलते कि नहीं ये गलत किया, इसको बोलिए नहीं मिसाइल दागने के लिए। ऐसे हद तक वो ठीक है बोला है, लेकिन इतना जिद्दी नहीं होना चाहिए, ख़त्म करवा देना चाहिए था। चलिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा में 193 सदस्य देशों में 153 जो है सो समर्थन में था और 10 जो है सो विरोध में था, यानी 153/10 से विराम प्रस्ताव क्या हो गया था, पारित हुआ, यहाँ से पारित हो गया। मतलब इसमें क्या होता है, महासभा, आप जानते हैं यूएनओ के 6 अंग होते हैं, एक महासभा अलग होता है, तो महासभा में देशों की संख्या 193, तो इसमें पारित हो गया 153/10 से विराम के लिए। लेकिन यहाँ पे आकर के सुरक्षा परिषद में ये कहाँ पारित हुआ, महासभा में, कहाँ पारित हुआ, महासभा में पारित हो गया। लेकिन फंसा कहाँ पे, सुरक्षा परिषद में। यहाँ अगर नहीं फंसता ना तब बंद हो जाता, लेकिन ये अमेरिका यहाँ पे फंसा। समझ में आई बात कि नहीं आई, क्लियर है। चलिए, देखे ना, मुंह फुला लिया अपनों से अमेरिका वाला, उसको बुलाए थे हम लोग गणतंत्र दिवस पर बाइडन को, है कि नहीं। और पता नहीं अब भगवान जी ने, हमें तो नहीं जानते हैं, मर गया उसका क्या कहते हैं, पन्नू था ना, जो खालिस्तानी आतंकवादी था, भारत सरकार उसको आतंकवादी मानता था, लेकिन अमेरिका उसको आतंकवादी नहीं मानता था, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करता था वहाँ पे। और इसलिए नहीं मानता था क्योंकि जितना भी सिख था ना, वो अधिकांश सिख वो जो पन्नू था ना आतंकवादी, उसका समर्थन कर रहा था। और जो समर्थन करने वाला सिख था ना, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन था अमेरिका में, तो सोचा कि अगर हम पन्नू को सपोर्ट नहीं करेंगे तो सब जितना भी बिजनेसमैन है ना यहाँ पर बिजनेस बंद कर देगा, तो हमको पैसा नहीं आएगा। देखिए, अमेरिका हमेशा बनिया है, वो हमेशा बिजनेस के बारे में सोचता है।
समझ के नहीं है। वो सोचा कि आतंकवादी है, वैसे हमरा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकरा वजह से जो समर्थक है सब बिजनेसमैन, उसका तो टैक्स मेरे यहाँ आ रहा है ना, इसीलिए करके पन्नू को ना पता नहीं क्यों मार दिया, हमरा नहीं पता है, अब तो पतो नहीं चलेगा, वो मोने मोन गुम गुम चुप्पे चुप वाला बात है, ठीक है, पता चलबो नहीं करेगा, पता चलबो नहीं करता है। एक कहावत है हम लोग का कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, अपना साथ वही हुआ है। अब कौन मारा वो हम भी नहीं जानते हैं, अब बाकी बात आप जानबे करते होंगे सब बात, चलिए ठीक है। तो इसीलिए करके अमेरिका जो है ना पन्नू के समर्थन में था। जब पन्नू को अमेरिका में घुस के मार दिया गया, तब वो आरोप लगा दिया भारत पे कि भारत का जो है ना रॉ या फिर जो भी एजेंसी है, खुफिया एजेंसी, यही मरवाया है, ठीक है। अब झूठे बोल दे, बताइए कोई सबूत है ये नहीं है, और किसी को फंसा रहे हैं, बताइए बढ़िया बात किया, बताइए अपने बचने के लिए बोल दिया। और इसी वजह से ना वो सिख जो बिजनेसमैन था, इसको दिखाने के लिए, देखिए हम पन्नू के समर्थन में हैं, इसको दिखाने के लिए बोला कि हम जो है ना बहुत बिजी चल रहे हैं, हम अभी नहीं आएंगे गणतंत्र दिवस पर। भारत सरकार बोला कोई बात नहीं, मत आओ, फ्रांस वाला बुला रहा है, तुरंत फ्रांस वाला को बुला लिए, समझ कि नहीं, इमैनुअल मैक्रों तुरंत पहुंच गया, है कि नहीं, और पहुंचबे नहीं किया, इतना हम लोग रक्षा सौदा कर लिए ओकरा साथ, अमेरिका सोचा भने चल जाते, सब सौदा हमको मिलता। परेशान है वो, परेशान रह, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए साहब, अगला देखिएगा, फोर्ब्स की 100 विश्व की शक्तिशाली महिला सूची। देखिए फोर्ब्स एक पत्रिका है जो अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है, और ये कई शोध संस्थान के द्वारा जो जारी होता है ना रिपोर्ट, उसको प्रकाशित करती है। तो अभी फोर्ब्स की जो पत्रिका है ना, उसमें जारी हुआ है पूरी दुनिया की 100 शक्तिशाली महिला में, पूरे दुनिया का 100 शक्तिशाली महिला। मतलब शक्तिशाली महिला का मतलब ये हुआ पैसा के वजह से भी, और दुनिया में जिसकी बोलती है, कहने का मतलब ये बोल सकते हैं कि दुनिया में जिसका चला चलती है, समझ कि नहीं है, ताकतवर है, समझ में कि नहीं है, नहीं कहते कि एक बार बोलेंगे खोखेगा नहीं, वही बात है। दुनिया में जो महिला ऐसा है जिसके बोलने से कोई खांसी तक नहीं करेगा, उसको कहते हैं शक्तिशाली महिला। ऐसे भी महिला के सामने खोखी कौन करता है, समझ कि नहीं है, महिला कोई भी हो। तो 100 शक्तिशाली महिला, ठीक है। उसमें देखिएगा पहला स्थान पर जो आई है उर्सुला वान डेर। कौन आई है? उर्सुला वान डेर। ये जो है ना यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं, यही है उर्सुला वान डेर। देख रहे हैं 100 शक्तिशाली महिला में पहला स्थान आया किसका? उर्सुला वान डेर का। समझ, बहुत बड़ा अर्थशास्त्री है साहब, याद रखिएगा। दूसरा स्थान पर जो आई है वो क्रिस्टीन लगार्ड, यूरोपीय केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष हैं। तो देखिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष पहले स्थान पे, और यूरोपीय केंद्रीय बैंक के जो अध्यक्ष हैं क्रिस्टीना लगार्ड, वो दूसरे स्थान पे। तीसरा स्थान पे कमला हैरिस, यूएसए के उपराष्ट्रपति हैं, जो भारतीय मूल के हैं, तमिलनाडु से संबंधित है। इतना बात याद रखिएगा। चलिए ठीक है। अब 100 शक्तिशाली महिला में ना भारत की 4 महिला शामिल है। कितना महिला? 4 महिला। निर्मला सीतारमण। अगर पूछा जाएगा भारत की सबसे शक्तिशाली महिला पहले स्थान पे, तो क्या बोलेंगे? लेकिन ओवरऑल पूरा दुनिया की बात करेंगे तो इनको 32वां स्थान। भारत की पहली शक्तिशाली महिला, मतलब पहली शक्तिशाली नहीं बोले, भारत में शक्तिशाली महिला में पहला स्थान पूछेगा तब बोलेंगे निर्मला सीतारमण, और पूरे दुनिया में अगर पूछेंगे तो 32वां। ठीक है। चलिए, आपको पता है वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। रोशनी नडार मल्होत्रा, रोशनी नडार मल्होत्रा, ये इनका 60वां स्थान है। ये HCL के क्या है? ये चेयरमैन है। ये इलेक्ट्रॉनिक वगैरह से संबंधित ये कंपनी है। HCL का लैपटॉप वगैरह आता है ना, देखते हैं ना, तो उसी तरह का ये है। चलिए, सोम मंडल, इनका स्थान 70वां रहा है। ये सेल SAIL स्टील जो कंपनी होती है ना, उसका जो है सो, हाँ उसका जो है सो ये है हाँ SCL का नहीं आता है, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह का बहुत सारे हैं। SCL का जो है ना केवल एक ही, देखिए कोई भी। अब बताइएगा अगर रिलायंस कंपनी है तो क्या रिलायंस कंपनी केवल जियो चला रहा है क्या? इसका पेट्रोल भी चल रहा है, बहुत सारी बिजनेस है, लेकिन इसका मूल जो है ना इलेक्ट्रॉनिक विभाग का है। नहीं नहीं, कंपनी का नाम रखा है HCL। हाँ, कंपनी का नाम है HCL। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है ये। ठीक है, गजब है। नहीं नहीं, वो नहीं है। चलिए, आप क्या सोचे कि
हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती होगी। नहीं नहीं, किरण मजूमदार, इनको 76वां स्थान मिला है और ये बाइकॉन के चेयरमैन है। निर्मला सीतारामन देख लीजिए, ठीक है। हाँ चलिए, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, हाँ ठीक है। चलिए अगला देखिएगा साहब, वो बातें समझ में आ गया ना। पहला स्थान पे क्या बोले थे अभी? पहला स्थान पे कौन थे? उर्सुला वांडेर। दूसरा स्थान पे क्रिस्टीन लगार्ड। तीसरा स्थान पे कमला हैरिस। भारत में पहला, पूरे दुनिया में कौन सा स्थान? 32वां। भारत की दूसरा रोशनी, कौन सा स्थान? 60वां। और उसके बाद कौन सा स्थान? 70वां। और उसके बाद किरण मजूमदार 76। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग कितना होशियार व्यक्ति हैं। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, मतलब आप देख रहे हैं कि तापमान के बढ़ोतरी के कारण पर्यावरण को लेकर के पूरे दुनिया जो है ना सजग है। कहने का मतलब ये हुआ कि पर्यावरण जो है ना, ये तापमान के कारण क्या हो रहा है? बढ़ घट रहा है। और इसके कारण आप देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है, प्रदूषण की समस्या हो रही है। जो समुद्र का जल स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। गर्मी बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेगा, और ग्लेशियर पिघलेगा तो नदी से पानी कहाँ जाएगा? समुद्र में। तो समुद्र का जल स्तर क्या होगा? बढ़ेगा। तो जो समुद्र में अवस्थित छोटा छोटा द्वीप है वो डूब जाएगा कि जिंदा रहेगा? ये पहले बात है, डूब जाएगा ना। तो इसीलिए करके हम लोग जो है ना, पूरी दुनिया के बहुत सारे देश जो वैश्विक तापमान है, मतलब जो टेम्परेचर है, इसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि आप कारखाना लगाते हैं, कोयला आप जलाते हैं, बताइए टेम्परेचर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? धुआं निकलेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो हम लोग प्रयास करते हैं पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब पर क्या कहते हैं, इस सब का जो है सो ना बढ़ावा दिया जाए इस सब का, ताकि जो है ना क्या हो पाए, इस सब को बढ़ावा दिया जाए ताकि जो है ना जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो तापमान, वैश्विक तापमान है, इसको कम किया जा सके। ठीक है साहब। चलिए अब देखिए, उसी के लिए बैठक हुआ था, नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसको शॉर्ट में बोलते हैं UNFCCC, ठीक है, में शामिल 200 देशों का जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित COP28 यानी COP 28वां का 28वां बैठक UAE के दुबई में संपन्न हुआ। UAE के दुबई में संपन्न हुआ, ठीक है, UAE के दुबई में संपन्न हुआ। और इसकी अध्यक्षता जो है UAE के प्रौद्योगिकी मंत्री सुल्तान अल जावेर ने किया। कौन किया? UAE के प्रौद्योगिकी मंत्री सुल्तान अल जावेर ने किया, ठीक है। और भारत की ओर से प्रतिनिधि जो थे वो पर्यावरण मंत्री कौन थे? भूपेंद्र यादव। तो सीधा सवाल पूछा जाएगा कि COP28 का आयोजन कहाँ हुआ? क्या बोलेंगे? UAE के दुबई में हुआ, ठीक है। भारत की ओर से कौन भाग लिए? भूपेंद्र यादव। ये कौन से मंत्री हैं? पर्यावरण मंत्री हैं। और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे COP28 का, कौन कर रहे थे? सुल्तान अल जावेर, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक तापमान में की वृद्धि में 1.5 डिग्री सेल्सियस क्या करना? ठीक है, सीमित रखना तथा जीवाश्म ईंधन का कम प्रयोग करना। मतलब जो दुनिया का तापमान है हर वर्ष क्या किया जाए? 1.5 डिग्री क्या किया जाए? नहीं, इतना पर लाया जाए। जो टेम्परेचर जो है ना, इतना लाया जाए, इतना कम करके लाया जाए, ठीक है। और जो भी देश होगा ना, जो भी देश तापमान को जो उत्सर्जित करेगा धुआं या किसी भी वजह से, वो केवल कितना करे? साल भर में 1.5 करे। इतना अगर किया जाएगा तो उतना प्रदूषण नहीं हो पाएगा, तापमान उतना जो है सो नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। ये सब बातें जो है सो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखिएगा साहब, 2022 में कहाँ हुआ था? तो मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ, ठीक है। 2028 में कहाँ होगा? 33वां, ये भारत में होगा। कहाँ होगा? भारत में होगा। लेकिन यही पूछा जाएगा 2024 में कहाँ होगा? अच्छा, ये 29वां होगा, COP29 हो जाएगा। ये कहाँ हो जाएगा? अजरबैजान के बाकू में होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, गेम्स। क्या बोल रहे हैं? बोलिए। क्या गड़बड़ा गया क्या? 28 में जो होगा भारत में होगा, 33वां होगा वो। ये पहले बोल दिए, हो सकता है कि क्योंकि घोषित है तो हो सकता है भारत के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि भारत में होगा तो। चलिए, गेम चेंजर इनोवेटर पुरस्कार जो दिया गया है प्लास्टिक सर्जन, किसे दिया गया है? अतुल साहा को। मतलब इसमें ना गेम चेंजर इनोवेटर पुरस्कार जो दिया जाता है वो प्लास्टिक सर्जन जो है वो अतुल साहा को दिया गया, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखें। क्या बोले? क्या ज्ञान केंद्र?
ये पुरस्कार का नाम है। ये पुरस्कार में क्या होता है? भारत खेल थोड़े, आय भगवान, ये पर्यावरण की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। पर्यावरण के लिए जो बेहतर काम करता है उसके लिए दिया जाता है, ठीक है। ये कोनो खेल है? बताइए, बोल रहे हैं पर्यावरण है, गड़बड़ा देते हैं आप लोग। चलिए अगला देखिएगा, इसको पहचान रहे हैं? देख रहे हैं इसको? अपना घर में जो तावा होता होगा ना, वो एक से गोर होता होगा नहीं? हम का इसको बहुत एडिट करके साफ किए हैं, तब जाकर के इतना हुआ है। इससे तो ज्यादा गोर इसका कोट लग रहा है। चलिए, केनिया के राष्ट्रपति विलियम समाई रूटो दिसंबर 2023 में भारत की यात्रा पर आए तथा समुद्री सुरक्षा, मादक पदार्थ की तस्करी पर रोक, खेल एवं व्यापार संबंधित जो है सो समझौता हुआ। तो पूछा जाएगा कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति दिसंबर 2023 में भारत की यात्रा पर आए? क्या बोलेंगे? केनिया के। और केनिया के राष्ट्रपति कौन है? विलियम समाई रूटो। क्या बोलेंगे? ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे साहब, अगर कन्या को मिल जाए तो क्या हो जाएगी? वो रूठ जाएगी। क्या हो जाएगा? रूठ जाएगी। अगर किसी कन्या को ऐसा मिल जाए तो क्या हो जाएगी? तो कन्या, देख रहे हैं, कन्या क्या हो जाएगी? रूठ जाएगी। सही बात नहीं है? लड़का, देख रहे हैं, नहीं बुझा रहा? दांत लगता है इसका इंडिकेटर है, देख रहे हैं? चलिए आगे बोले। 1 जनवरी 2024 से सियरा लियोन, दक्षिण कोरिया, गुयाना, अल्जीरिया, स्लोवेनिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य देश बना है। देखिए, आपको क्या बताए कि ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो होता है ना, इसमें 2 तरह का सदस्य होता है। एक होता है अस्थायी और एक होता है अस्थायी। और अस्थायी सदस्य जो है ना, ये हर 2 वर्ष पर चेंज हो जाता है। अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए रहेगा, 2 वर्ष के बाद फिर दूसरा देश बनेगा, ठीक है। तो अभी जो है 1 जनवरी से नया देश जो शामिल हुआ है वो हुआ है सियरा लियोन 1, दक्षिण कोरिया 2, गुयाना 3, अल्जीरिया 4, स्लोवेनिया 5। ये पांचों जो है अस्थायी बना है। अस्थायी का मतलब ये कि 2 साल में हटेगा, फिर नया बनेगा, हटेगा, नया बनेगा, लेकिन अस्थायी वाला कहीं नहीं हटता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन 5 अस्थायी देश है? देखिएगा, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। तो याद रखेंगे ABC फार। क्या याद रखेंगे? ABC फार। ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, चीन से चाइना, एफ से फ्रांस, आर से रूस। तो क्या बोल देंगे हम लोग? रसियन। चलिए, नई नौकरी होगा ना तो बसियनो नहीं होगा। चलिए, सर्वाधिक बार जो अस्थायी सदस्य बना है वो कौन बना है? जापान बना है। कौन बना है? आपको क्या लगता है अंकित? हम नहीं समझते हैं। नहीं, अंकित बोलता कि सर भी समझते हैं। देखते हैं, बिना समझ ले यहाँ थोड़े खड़ा है, सब बात समझ के यहाँ खड़ा है, कहाँ गड़बड़ा देते हैं आप। चलिए, तो ये जापान सबसे अधिक बार अस्थायी सदस्य बना है 12 बार। और भारत जो है सो कितना बार बना है? 8 बार, ठीक है। सुरक्षा परिषद को दुनिया का क्या कहा जाता है? पुलिस मैन कहा जाता है, याद रखिएगा। अब बात आई, क्योंकि यूएनओ का हिस्सा है ना, तो यूएनओ की स्थापना अगर पूछा जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। इसीलिए करके यूएनओ की स्थापना दिवस हम लोग बनाते हैं यूएनओ का 24 अक्टूबर को, यूएनओ की स्थापना दिवस। और इसी दिन जो है हम लोग पोलियो दिवस भी मनाते हैं, विश्व पोलियो दिवस, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये सुरक्षा परिषद का जो भाषा है कौन कौन सा है? हाँ, अंग्रेजी एवं फ्रेंच, याद रखिएगा। चलिए,
अब्देल फतह अल सीसी, अब्देल फतह अल सीसी, ठीक है। तो अल सीसी का नाम सुने होंगे। अब्देल फतह अल सीसी लगातार तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति चुने गए। देखिए बात क्या है समझिए, भारत एक ऐसा देश है जहां पर एक व्यक्ति जितना बार होगा मन उतना बार राष्ट्रपति बन सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो अगर कब्र में जा कर के चाहेगा राष्ट्रपति बनना तो बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन बहुत सारा देश ऐसा है जहां पर प्रतिबंध है कि एक व्यक्ति केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। बहुत सारे देश ऐसा है जहाँ केवल 2 ही बार बन सकते हैं, जैसे अमेरिका वगैरह बहुत जगह ऐसा है, केवल 2 बार ही वो राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। इसी तरह से मिस्र में भी यही कानून था कि कोई भी राष्ट्रपति केवल 2 बार ही बन सकता है। लेकिन अब्देल फतह अल सीसी जब दूसरा बार बन गया तो क्या कर दिया, संविधान में संशोधन कर दिया। संशोधन करके ये लागू कर दिया कि 3 बार बन सकता है, क्योंकि उसको 3 बार बनना था, इसलिए संविधान में संशोधन कर दिया। समझ में आया कि नहीं है। और संशोधन करके और तीसरी बार भी जीत करके बन गया, समझ कि नहीं। चौथा बार बनने का मन होगा फिर संशोधन कर लेगा, दिक्कत क्या है, समझ कि नहीं। चलिए, अब्देल फतह अल सीसी लगातार तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति चुने गए। इससे पहले 2 बार अधिकतम निर्वाचन की व्यवस्था को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और राष्ट्रपति के 4 वर्ष का जो कार्यकाल हुआ करता था उसे बढ़ा करके होगा, बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया। मतलब यहाँ पर राष्ट्रपति जो चुनाव, हम लोग के यहाँ राष्ट्रपति कितना दिन के लिए, 5 वर्ष के लिए, यहाँ पर होता था 4 वर्ष के लिए। एक तो टर्म बढ़ा लिया कि 2 बार के बदला 3 बार चुना सकते हैं, और ऊपर से साल भी बढ़ा लिया 2 साल। एक तरह से समझिए वो 1.5 बार बन गया, नहीं बन गया, हाँ नहीं हो गया। चलिए याद रखिएगा, यही है साहब अब्देल फतह अल सीसी। और आपको पता है कि 2023 के गणतंत्र दिवस पर, हाँ गणतंत्र दिवस पर ये मुख्य अतिथि थे। और 2024 में कौन आए, इमैनुअल मैक्रो। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि मिस्र में ही क्या है, स्वेज नहर, स्वेज नहर याद रखिएगा। स्वेज नहर कहाँ है, मिस्र में, याद रखिएगा। हाँ स्वेज नहर जो है ना किसको किसको जोड़ता है, भूमध्य सागर प्लस लाल सागर, ठीक है, भूमध्य सागर और लाल सागर। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए अगला है साहब, दिसंबर 2023 में ओमान के सुल्तान, ओमान कौन है, ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक, क्या नाम है, हैथम बिन तारिक भारत की यात्रा पर आए। और 25 वर्षों के बाद ओमान के किसी सुल्तान का भारत यात्रा था। 25 वर्ष के बाद ओमान का कोई राजा भारत आया था। और इस दौरान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता, सेपा, देख रहे हैं, CEPA, यही सब सवाल पूछा जाता है कि सेपा आर्थिक भागीदारी समझौता जो है सो किसके साथ हुआ, ओमान के साथ। और ओमान में रुपे कार्ड संबंधित स्वास्थ्य सहयोग और मांडवी से मस्कट तक के बीच समुद्री यात्रा जैसे मुद्दों पर क्या हो गया, बातचीत हुआ। मांडवी से मस्कट तक, मस्कट कहाँ है, ओमान में है, मस्कट उस ओमान की राजधानी कहाँ है, मस्कट है। तो वहाँ तक समुद्री यात्रा होगा भारत का, समझ कि नहीं है। भारत और ये दोनों मिल करके समुद्री यात्रा करेगा, याद रखिएगा, ठीक है साहब। रुपए कार्ड भी वहाँ पर जो है सो पहले से चलाया गया, इसके क्षेत्र में और भी विकास करने की बात की गई है और रुपए कार्ड अधिक से अधिक जारी करने की बात की गई है, ठीक है। चलिए, देश में आम यात्रियों की सुविधा के लिए, आम यात्री किसके लिए, आम यात्री, ठीक है। इससे पहले आम यात्री नहीं था, जैसे वंदे भारत चला, नहीं चला, तेजस चला, वो सब आम आदमी के लिए थोड़े है कि नहीं, वो सब तो मान लीजिए बड़े बड़े लोगों के लिए। लेकिन अभी जो है सो बहुत बढ़िया काम हुआ कि देश में आम यात्री के लिए, किस यात्री के लिए, आम यात्री के लिए, ठीक है, आम यात्रियों की सुविधा के लिए वंदे भारत के तर्ज पर अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चालू किया गया है। अमृत भारत एक्सप्रेस, आपको पता है कि जब भी ट्रेन कहाँ से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, कौन स्टेशन से कहाँ तक जाएगा, ये सब बात जब भी होता है ना, तो आप देखते हैं कि पूछा जाता है, यूपी पुलिस में पूछा गया था ना, तो याद रखिएगा
कि पहली जो है ना अमृत भारत एक्सप्रेस 30 दिसंबर 2023 को पीएम मोदी के द्वारा अयोध्या से दरभंगा के बीच रवाना किया गया। अयोध्या से दरभंगा के बीच कौन ट्रेन? अमृत भारत एक्सप्रेस। और ये किसके लिए चलाया गया है? आम आदमी के लिए, ठीक है। और इसमें कोच की संख्या कितना होगा? 22, ठीक है। और स्पीड जो होगा इसका 130 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलिए सब याद रखिएगा, कहाँ से चालू हुआ, कब हुआ, कहाँ तक जाएगा, इसको जरूर याद रखिएगा। अभी देखिए यूपी पुलिस में पूछ दिया वंदे भारत के बारे में, तो सब बात पूछते रहता है। चलिए इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी लिविंग रिपोर्ट 2023, मतलब कौन सा देश रहने में सस्ता है, बढ़िया है, अच्छा है और सस्ता है, अच्छा भी है और सस्ता भी है, पर्यावरण भी बेहतर है, हर चीज़ को ध्यान में रख करके जारी किया जाता है लिविंग रिपोर्ट। और इसको जारी कौन किया है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी किया है। तो सबसे हाँ जारी करता है सबसे हाँ ग्लोबल वैश्विक सुगमता सूचकांक। तो सबसे महंगा शहर जो है ना रहने के लिए वो है सिंगापुर और ज्यूरिक जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है, दोनों पहला स्थान पर रहा है पूरे दुनिया का सबसे महंगा शहर में, ठीक है साहब। हाँ महंगा नहीं रहेगा, सब जाता है, नेतवा उतवा जितना भी है, हीरो हीरोइन सब सिंगापुर जाता है, बताइए तो। चलिए और हाँ सबसे सस्ता शहर दमिश्क सीरिया की राजधानी है दमिश्क। और अंतिम में ये, और अंतिम से दूसरा तेहरान जो ईरान की राजधानी है, ठीक है, याद रखिएगा। अपना वाला जो चेन्नई है ना वो कितना स्थान पर है? 163वां, और अहमदाबाद 166वां, याद रखिएगा साहब, ठीक है। चेन्नई का 163वां और अहमदाबाद का 166वां, क्लियर है ना। चलिए बहुत बढ़िया। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के द्वारा 27वां विश्व निवेश सम्मेलन जो है सो कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। निवेश का मतलब होता है कि उद्योग क्षेत्र में अधिक से अधिक पूंजी लगाना, अधिक से अधिक रोजगार सृजन करना, अधिक से अधिक बिजनेस को बढ़ाना, ये होता है, ठीक है। तो निवेश को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए इस तरह का सम्मेलन होता है। हर देश कहता है कि आप मेरे यहाँ आइए, हम आपको ये सुविधा देंगे, आप ये कंपनी लगाइए, ये लगाइए, हर तरह की बात है, ठीक है। तो निवेश को बढ़ावा देने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह का जो है सो सम्मेलन होता है। तो 27वां विश्व निवेश सम्मेलन जो हुआ है कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में संपन्न हुआ। वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ठीक है। हाँ इसका थीम जो है ना, इसका थीम क्या रखा गया है? निवेशकों को सशक्त बनाना, निवेशकों को सशक्त बनाना, यानी जो इन्वेस्टमेंट करेगा ना उसको सशक्त यानी मजबूत बनाना, ठीक है। और इसका थीम क्या रखा गया है? आईपीए भविष्य के विकास में अग्रणी। आईपीए का मतलब क्या हो गया? आईपीए का मतलब इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी हो गया, ठीक है। ये भविष्य में क्या होगा? विकास के लिए अग्रणी होगा, मतलब जितना निवेश होगा ना उतना जो है सो विकास होगा। चलिए इसकी स्थापना कब हुआ था? 1995 में। कहाँ हुआ था? जिनेवा में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इस्तांबुल में है। और इसका उद्देश्य क्या है? निवेशकों को प्रोत्साहित करना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करिए, निवेश करिए, ठीक है। ये इसका उद्देश्य है, याद रखिएगा। नई दिल्ली में हुआ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता, नहीं तो नहीं लिखाते हम, काहे लिखाते हैं फालतू में। पीएम मोदी की अध्यक्षता में, बड़ा भी आया बिहार के लिए। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बिहार में गंगा नदी पर दीघा सोनपुर, दीघा कहाँ पड़ता? पटना में। दीघा सोनपुर 6 लेन पुल यानी 6 लेन हाँ पुल का मंजूरी दिया गया है। इसमें कुल लागत जो होगा 364.45 करोड़ का लागत होगा। और ये जो पुल बनेगा ना 4.56 किलोमीटर लंबा पुल बनेगा। और ये 42 महीना में लक्ष्य रखा गया है कि बना करके तैयार किया जाएगा। समय के नहीं है तो कहाँ से कहाँ तक पुल बनेगा? दीघा से सोनपुर तक। कितना लेन का? 6 लेन का। ये केंद्र सरकार का योजना है। रुपया कितना लगा है? 364.45 और कितना किलोमीटर का? 4.56 किलोमीटर का बनेगा। और कितना महीना में लक्ष्य है? चलिए बहुत बढ़िया, देख रहे हैं लगभग 4.5 किलोमीटर का खर्च। चलिए
आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार, आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2023 तक 2000 रुपया का नोट 97.26% रिजर्व बैंक को वापस प्राप्त हो गया है। आपको पता है कि केंद्र सरकार जो है ना 8 नवंबर को 2016 को काला धन को खत्म करने के लिए, है कि नहीं, काला धन को वापस लाने के लिए नोटबंदी किया था। और नोटबंदी करने के बाद अभी देखे थे उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा भी गया था सवाल, तो 2016 में पुरनका नोट को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो 500 का नोट और 1000 का नोट क्या हो गया था, 500 का और एवं 1000 का, यही पूछा गया था कि कौन नोट बंद किया गया, 500 वाला बंद, 1000 वाला बंद। 1000 वाला तो सब दिन के लिए बंद और 500 वाला नया वाला जारी किया गया, ठीक है। और इसके अलावा एक नया नोट जारी किया गया 2000 का, 2000 का। जिस समय उस समय देखते थे कि आप जितना भी मीडिया वाला, कुछ महिला पत्रकार थी जो साइंटिस्ट बनकर के रिटायर हुई थी, तब पत्रकारिता में भर्ती हुई थी, तो सब बोल रही थी कि जो है ना चिप्स लगल है, माने नोट में चिप्स है, वो सब साइंटिस्ट है। वो सब तो रिटायर होने के बाद आकर के वो पत्रकारिता कर रही है, वो सब साइंटिस्ट थी पहले। तो वो सब साइंटिस्ट थी पहले, वो खोज कर ली है कि 2000 के नोट में ना चिप्स लगा हुआ, कहीं रखिएगा ना तो सरकार को पता चल जाएगा कहाँ चुरा के रख ले हैं। तो सब तो ये थे, क्या नाम था उसका, वो दिखा रही थी, एनालिसिस कर रही थी, क्या नाम है उसका, नहीं अंजना कश्यप, नहीं अंजना कश्यप थी कि वो थी, चित्रा त्रिपाठी, चित्रा त्रिपाठी, तो त्रिपाठी ऐसा नाम थोड़ा, साइंटिस्ट पहले थी, है कि नहीं। तब तो किस साइंटिस्ट को नहीं पता चला कि वो में चिप्स है, लेकिन उसको पता चल गया कि चिप्स है। तनी को बात है, साइंटिस्ट को, फिर साइंटिस्ट अब उसके यहाँ पढ़ने जाता है। तो चलिए, तो बहुत ज़्यादा पढ़ल है, बहुत ज़्यादा, इसीलिए करके देखते हैं अभी कितना आगे बढ़ गई है। तो चलिए, तो ये नोट्स को 2000 नोट्स नया जारी किया गया था, ठीक है। और उस समय आप देखे थे कि जितना मीडिया वाला था सब बोलता था मोदी का मास्टर स्ट्रोक, नहीं बोलता था, एक ही खेल में कर दिया खत्म, सारा काला धन वापस, एक भी रुपया नहीं बचेगा, भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ब्रेकिंग न्यूज, है कि नहीं, मास्टर स्ट्रोक, है कि नहीं। नोट बंद कर दिया तो मास्टर स्ट्रोक, 2000 का रुपया चला दिया तो मास्टर स्ट्रोक, अब फिर रुपया बुला लिया तो मास्टर का स्ट्रोक, रुपया चला दिया फिर भी मास्टर स्ट्रोक। अब फिर बोला केंद्र सरकार कि सब रुपया 2000 या क्या करिए, जमा करिए, ठीक है। तो 2000 का रुपया बंद नहीं हुआ है, लेकिन कह रहा है कि मार्केट में नहीं रहना चाहिए, इससे काला धन और बढ़ गया है कि नहीं, इसी वजह से सब जमा करिए, ठीक है। तो जमा करवा दिया, तो फिर ये सब जितना भी था ना लाज तकर वाला सब, ये सब बोल रहा था मास्टर स्ट्रोक, फिर 2000 का नोट बंद हो गया, है कि नहीं। मोदी क्या चाल चलने वाले कोई समझ नहीं पाता है कि नहीं, क्या करने वाले हैं आखिर, है कि नहीं। तो इस तरह से मास्टर स्ट्रोक चलता है कि नहीं। रुपया चलाया तो मास्टर स्ट्रोक, बंद कर दिया तो मास्टर स्ट्रोक, रुपया को मार्केट में भेज दिया तब मास्टर स्ट्रोक, रुपया को बुला लिया तब मास्टर स्ट्रोक, कृषि बिल लाया तो मास्टर स्ट्रोक, कृषि बिल वापस ला दिया, बंद कर दिया, वापस ले लिया तो मास्टर स्ट्रोक, माने केवल मास्टर स्ट्रोक, समझ गया। हमको ये क्या बता, नहीं बोलेंगे, छोड़िए। चलिए, तो केंद्र सरकार बोला कि 2000 का नोट्स क्या कर लीजिए, वापस कर दीजिए, ठीक है, वापस कर दीजिए। तो अभी तक केंद्र सरकार के पास दिसंबर 2023 तक जितना 2000 या निकला था ना, उसका 97.26% वापस आ गया है केंद्र सरकार के पास, आरबीआई में जमा हो गया है। तनी मनी और बचल है, खुला खाई ना, ठीक है, ठीक है, वापस आ गया। इसे बैंक में जमा करने की घोषणा 19 मई 2023 को की गई थी। तो पूछा जाएगा कि 2000 के नोट को केंद्र सरकार ने आरबीआई में जमा करने की घोषणा कब किया था, तो 19 मई 2000 को, और नोटबंदी हुआ था 8 नवंबर को, ठीक है। अच्छा, नोटबंदी आपको लिखा हुआ, जिसको
मुद्रा विमुद्रीकरण भी कहते हैं, कई बार नोटबंदी नहीं देगा ये लिख देगा। तो याद रखिएगा 8 नवंबर 2016 को जिस समय नोटबंदी हुआ था उस समय आरबीआई के जो गवर्नर थे उर्जित आर पटेल थे। इनका जो कार्यकाल था 4 सितंबर 2016 से 11 दिसंबर 2018 तक। तो बताइए 8 नवंबर 2016 किस में आएगा? इसी में ना। और बहुते बच्चा रघुराम यूपी पुलिस में पूछ ले था ना। और बहुते बच्चा रघुराम राजन मार के आया, कोई शक्तिकांत दास मार करके आया, तो उर्जित आर पटेल था। तो गड़बड़ा देते आप लोग। तो लेकिन करंटवा पढ़िएगा अपन वाला तब ना, लेकिन पढ़वे नहीं करिएगा तो क्या होगा बताइए? गड़बड़ा देते आप लोग। चलिए हाँ चलिए, विश्व बैंक के रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2023 तक विदेश से संप्रेषित धन की प्राप्तियों में भारत 125 अरब डॉलर के साथ भारत प्रथम स्थान पर रहा। इसका मतलब समझे? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि बहुत सारा भारतीय लोग वो विदेश में रहता है, अब विदेश से कमा करके पैसा केकरा भेजता होगा? घर वाली को नहीं भेजता है। तो वहाँ से जब भेजता होगा तो डॉलर में नहीं भेजता होगा, या जो उस देश की करेंसी है उसमें। जब भारत के बॉर्डर पे आता है तब जाकर के उस रुपया को क्या कहा जाता है? एक्सचेंज सेंटर बना हुआ भारत में, बॉर्डर क्या हर जगह जो है सो एक्सचेंज सेंटर बना हुआ है। तो वहाँ जाकर के आप क्या करिए? एक्सचेंज करिए, भारतीय रुपया लीजिए, डॉलर क्या करिए? भारत सरकार को दे दीजिए। तो वो क्या कहलाया? विदेशी रुपया कहलाया ना। तो पूरे दुनिया में इस वर्ष जो है विदेशी रुपया लाने वाला पहला स्थान पर रहा भारत। समझ के नहीं है? पूरे दुनिया में सबसे अधिक लूट करके कौन लाया है? भारत लाया है कि नहीं? तो 125 अरब डॉलर लाया है। कितना लाया है? 125 अरब डॉलर। और ये पूरे दुनिया में पहले स्थान पर हो गया। विदेश से धनों को जो भेजने वाला होगा ना उसमें पहले स्थान पे आ गया। समझ है कि नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा। ये जारी कौन किया है? विश्व बैंक। ये बात कौन बोला है? विश्व बैंक, ठीक है। और विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ? 1900। मुख्यालय इसका कहाँ है? वाशिंगटन डीसी यूएसए में पड़ता है। अच्छा, भारत में पूछा जाएगा विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, मतलब विदेशी रुपया कितने भारत सरकार जमा करके रख ले है। समझ में कि नहीं है? तो कितना बोलेंगे? 620.441 अरब डॉलर। इतना रुपया है, किसी को बोलना उलना है, ठीक है। इतना विदेशी मुद्रा है। देखिए विदेशी मुद्रा की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर आप पेट्रोल खरीदना चाहते हैं, डीजल खरीदना चाहते हैं, गैस खरीदना चाहते हैं, यानी विदेशी वस्तु कोई भी खरीदना चाहते हैं ना, तो आप अपना रुपया दीजिएगा ना उसको, वो नहीं लेगा। वो कहेगा हमको डॉलर दो। तो हम लोग पेट्रोल खरीदेंगे डॉलर दे करके। कोई भी विदेशी वस्तु खरीदते हैं किसी देश के साथ समझौता होता है कि हम रुपये देंगे तब जाकर के उसको दे पाते हैं, नहीं तो ऐसे डॉलर चलता है। समझ कि नहीं? प्रचलन में क्या है? डॉलर है, याद रखिएगा। तो अभी हम लोग के पास भंडार कितना का है? भंडार विदेशी मुद्रा का 620.441 अरब डॉलर, ठीक है, याद रखिए। हाँ याद रखिएगा। चलिए, प्रमुख नियुक्ति। कुछ लोग बड़ा बड़ा ओहदा पे चल जाते हैं, वेतन अपने उठाते हैं, हमारा खाली नाम याद करवाते हैं, ठीक है। ये सब देखिए, ये सब चले गए बड़े बड़े ओहदे पे, वेतन उठा रहे हैं, लगता है हमरे बांट के देंगे, लेकिन सरकार नाम पूछेगा हमरा से। बताइए कितना क्या करिएगा? क्या करिएगा? सरकार यही कह रहा है हम लोगों को कि आप खाली नाम याद रखिए, कमाएगा दोसर कोई, खाली नाम आप याद रखिए। आपको तो यही रखना है। कोई मर गया तब नाम याद रखिए, कोई घूमने चल गया तब याद रखिए, केकरा जोर घूमने चल गया वो याद रखिए, कहाँ घूमने चल गया वो याद रखिए, कितना दीप जला दिया वो याद रखिए। बताइए। हाँ हाँ होबे करेगा, सही बात है। तो ये सब तो ठेका तो अपने लिए हैं, घूमे कोई और, लेकिन याद रखना है अपना, है कि नहीं। अब मान लीजिए जाते हैं साहब घूमने के लिए, अब जाते हैं वो घूमने के लिए, आपसे पूछा जाएगा बताइए दिसंबर 2023 में नरेंद्र मोदी कहाँ थे? कहाँ थे जाने हमारा क्या मतलब है? गजब कहाँ थे, बकलोल कहीं का। क्या करिएगा, हम लोग को यही सब पढ़वा रहा है। चलिए पूछबे करेगा। रूबेन अजार यह भारत में इजरायली राजदूत बने, मतलब इजराइल का राजदूत भारत में नियुक्त हुआ, ठीक है। संतोष झा ये श्रीलंका में भारतीय राजदूत नियुक्त हुए हैं। अनिल दयाल सिंह ये सीआरपीएफ के महानिदेशक बने हैं, याद रखिएगा। और राहुल रसगोत्रा, ठीक है, ये जो है सो आईटीबीपी के महानिदेशक बने। नीना सिंह ये सीआईएसएफ के नए महानिदेशक। आपको क्या बताए?
यहाँ पर लिखा है पहली महिला, तो आपको क्या बताते हैं बार बार, अगर रहेगा महिला, अब महिला से पहले रहे पहला, तो समझ जाइए वो क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, याद रखिएगा। नीना सिंह CISF के नए महानिदेशक। महिला कुछ भी करेगी, झाड़ुओं लगा देगी ना, जीके बन जाता है। पुरुष कितनों काम कर ले, पुरुष के काम का कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। महिला देखते हैं। अच्छा, भारत में कितना लोग चाय बेचता होगा, कितना पुरुष बेचता होगा, कितना बूढ़ा बूढ़ा व्यक्ति बेचता है जो चल फिर नहीं पाता है, लेकिन उसको भारत का लोग नहीं जाना। जाना किसको, ग्रेजुएट चाय वाली। बताइए, चाय बेच रही फेमस हो गई, बताइए। बीटेक चाय वाली, बताइए। क्या बताएं, समझ से बाहर है, क्या करिएगा। और उसका चाय सबसे खराब होगा है कि नहीं। तो चलिए चलिए, मिस अर्थ 2023। मिस अर्थ माने बुझते हैं, हाँ, इस पृथ्वी पर सबसे सुंदरी, हाँ वही हुआ। इस पृथ्वी पर सबसे अधिक सुंदरी, उसको क्या बोलेंगे, मिस अर्थ। मिस अर्थ क्या बोलेंगे उसको, या इसको बोल सकते हैं पृथ्वी सुंदरी। क्या बोल सकते हैं, पृथ्वी पर जितना भी जानवर, गाय भैंस बकरी, आप जितना कीड़ा मकोड़ा सब देख रहे हैं, सबसे अधिक ही सुंदर है, समझ कि नहीं है। तो नहीं, विश्व सुंदरी वो अलग हो गया। विश्व का मतलब समझ रहे हैं, विश्व का मतलब ये हो गया कि पृथ्वी के साथ साथ यहाँ के पर्यावरण से भी सुंदर, उसको बोलेंगे विश्व सुंदरी। ठीक है। और जो मान लीजिए पृथ्वी, पर्यावरण, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह जितना भी है, ये सब अगर सबसे सुंदरी हो जाए तो हो जाती है ब्रह्मांड सुंदरी, जिसको बोलते हैं मिस यूनिवर्स। क्या बोलते हैं उसको, मिस यूनिवर्स। समझ में आया कि नहीं है। जो कोई भी ग्रह, क्षुद्र ग्रह, प्रोग्रह जैसा सुंदर नहीं है। ठीक है, दिख रहा है ना अब। हाँ, ये मिस अर्थ है। हाँ चलिए, आयोजन, आयोजन जो हुआ है कहाँ पे, वियतनाम में। और इसका विजेता कौन बनी है, द्रिता जीरी। द्रिता जीरी। और कहाँ की है, अल्बानिया की। कहाँ की है, अल्बानिया की। याद रखिएगा, कहाँ की है, अल्बानिया का, यही है। ठीक है साहब। हाँ, तो इसको देखना नहीं है, नाम याद रखना है। चलिए अगला देखिएगा साहब, मिस अर्थ एयर। मिस अर्थ एयर 2023। एयर माने बुझते हैं, हवा सुंदरी। क्या होगा ये लगता है चिड़ैयार है क्या हो। याद रखिएगा, यालाना एडुवाना। क्या बोलेंगे, यालाना एडुवाना। क्या बोलेंगे, यालाना एडुवाना। यह कहाँ की है, फिलीपींस की है। सबका फोटो जानबूझ के नहीं डाले, ठीक है। मिस अर्थ फायर। मिस अर्थ फायर। फायर मैंने बुझते हैं, 2023। ये कौन बनी है, कोरा बिलोटा। कौन बनी है, कोरा बिलोटा। ये कहाँ की है, थाईलैंड की। और मिस वाटर। मिस वाटर कौन बनी है, डू थिन लान आन। कौन बनी है, डू थी लान आन। कहाँ की है ये, क्या बोलेंगे, डू थी लान आन। क्या बोलेंगे, हाँ आराम से याद हो जाएगा, आराम से। डू थी लान आन, तो देखिए याद होता है कि नहीं। हाँ चलिए चलिए, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, ठीक है। मिस अर्थ जरूर याद रखिएगा। चलिए, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। टाइम पर्सन, टाइम देखिए एक पत्रिका है, वो साल भर में जो व्यक्ति फेमस होता है एक साल के लिए, जिसका नाम चर्चित होता है उस साल के लिए, उसको अपने कवर पेज पर जगह देता है। तो इस बार जो है ना, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023, इसका जो विजेता हुआ है टेलर स्विफ्ट। कौन हुआ है, टेलर स्विफ्ट। ये कौन है टेलर स्विफ्ट, ये पॉप सुपर स्टार है, ये गायक है, पॉप सुपर स्टार है, ये याद रखिएगा। और टाइम एथलीट ऑफ द ईयर जो घोषित किया गया लियोनेल मेसी को। ये किस खेल से संबंधित है, कहाँ का ये मेसी, अर्जेंटीना का। अर्जेंटीना का, याद रखिएगा, ठीक है साहब, क्लियर है।
चलिए बहुत बढ़िया, कितना होशियार हैं आप लोग, बताइए। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023। चलिए साहब, यहाँ से सवाल पूछा जाता है, लेकिन आज भर इतना ही रहने दीजिए। कितना